जिस मन्नत को सब कमज़ोर समझ रहे थे, आज उसी ने राठौर मेंशन में सबकी बोलती बंद कर दी। नूतन जी के ताने, सालू का घमंड और वेदांश की खामोश निगाहें। आज हर किसी को पहली बार एहसास हुआ, मन्नत सिर्फ वापस नहीं लौटी, वो अपना हक लेने लौटी है। अगर आपको भी वेदांश की जुनून, मन्नत की सिरने वाली एंट्री और सालू की जलन देखकर मज़ा आ रहा है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी के पिछले सारे धमाकेदार भाग देखने के लिए प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून जरूर चेक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अपने उन दोस्तों के साथ जरूर कीजिए जो प्यार से ज़्यादा ड्रामा और पागलपन वाली मोहब्बत पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 21। शेखावत मेंशन की सुबह आज बाकी दिनों से अलग थी। घर में हल्की हल्की चहल पहल थी, लेकिन उस चहल पहल के पीछे एक अधूरी खुशी छुपी हुई थी। किचन में पंखुड़ी जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, हाथ तेजी से काम कर रहे थे और होठों पर हल्की मुस्कान थी। तभी किचन में दिव्या जी ने कदम रखा। पंखुड़ी को इतनी फुर्ती से ब्रेकफास्ट रेडी करते देख उन्होंने मुस्कुराते पूछा, क्या बात है बेटा, आप आज अकेली क्यों नाश्ता बना रही हैं? महाराज जी कहाँ हैं और आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? पंखुड़ी ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप तो जानती ही हैं मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, खासकर अपने परिवार के लिए। फिर वह थोड़ी रुककर बोली, असल में बात यह है कि आज मैं डोमिनियन एंटरप्राइजेज जा रही हूँ। यह सुनते ही दिव्या जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, लेकिन किस लिए बेटा, कुछ काम था क्या? पंखुड़ी ने आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ थाम लिए और भावुक होकर बोली, माँ मैं कियारा के बरसी तक इंतजार नहीं कर सकती, मुझे मन्नू को देखना है, उससे मिलना है, प्लीज़ माँ, इसलिए मैं जाना चाह रही हूँ। बस जल्दी से नाश्ता रेडी कर दूँ, फिर मैं निकल जाऊँगी। जैसे ही दिव्या जी के कानों में मन्नत का नाम पड़ा, उनकी ममता जाग उठी, उनकी आंखों में चमक आ गई और वो भी जल्दी जल्दी पंखुड़ी का हाथ बटाने लगी। यह देख पंखुड़ी ने हैरान होकर पूछा, अब आपको क्या हुआ माँ? दिव्या जी ने उत्साह में कहा, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ बेटा, मैं भी चलूँगी, मुझे भी अपनी मन्नू को देखना है, जी भर के देखना है, उन्हें गले से लगाकर ढेर सारा प्यार करना है। यह सुनते ही पंखुड़ी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, उसके हाथ वहीं थम गए। वह मन ही मन घबराकर बुदबुदाई, हे भगवान, अब मैं माँ को कैसे रोकूं? अगर ये मेरे साथ गई तो इन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि मन्नू की याददाश्त जा चुकी है। और कबीर ने साफ मना किया है कि अभी घर में किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं क्या करूं? तभी उसने तुरंत खुद को संभाला और प्यार से कहा, माँ मेरी बात सुनिए, अगर हम दोनों चले गए तो घर पर कुहू को कौन संभालेगा? आप तो जानती हैं दादाजी और पापा से वो कहाँ संभल पाती हैं। वो सोकर उठेगी तो सबसे पहले उन्हें आप ही चाहिए। प्लीज़ माँ, आज आप मुझे अकेले जाने दीजिए, मैं वादा करती हूँ अगली बार मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगी। यह सुनकर दिव्या जी ने बच्चों की तरह मुंह बना लिया, नहीं, मुझे तो आज ही आपके साथ जाना है। देखिए मैं उनकी माँ हूँ ना, तो पहला हक मेरा बनता है। पंखुड़ी ने भी माहौल को हल्का करने के लिए थोड़ा सा मुंह फुलाया और बोली, हक तो मेरा भी बनता है माँ, मैं उसकी दोस्त हूँ और वो भी सबसे अच्छी दोस्त, और साथ में ननद भी, तो मेरा डबल हक बनता है। प्लीज़ माँ मान जाइए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पंखुड़ी को इस तरह मिन्नतें करते देख दिव्या जी की आंखों में एक उदासी छा गई। उन्होंने हार मानते हुए कहा, ठीक है आप ही जाइए। फिर खुद ही तसल्ली देते हुए बोली, सच कहा आपने, कुहू का ख्याल कौन रखेगा? मैं यहीं रुककर उन्हें संभालती हूँ। बस मेरी मनु से कह दीजिएगा कि उनकी माँ उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं, वह जल्दी से घर आ जाए। पंखुड़ी ने धीमे से कहा, बेशक माँ, वह दिन भी जल्द आएगा जिस दिन मनु शेखावत मेंशन में दोबारा कदम रखेगी। यहाँ फिर से वही पुरानी रोशनी और चहल पहल लौट आएगी। यह सुनकर दिव्या जी की आंखों से आंसू की दो बूंदें छलक गई। पंखुड़ी ने जल्दी से उनके आंसू पोंछे और बोली, लो माँ, लगता है आप मुझे रुलाकर ही भेजेंगी। दिव्या जी मुस्कुराई और किचन के डब्बों को खंगालने लगी। उन्होंने एक डब्बे में से अपने हाथ के बनाए हुए बेसन के लड्डू निकाले, उन्हें एक छोटे से सुंदर बॉक्स में पैक करते हुए भावुक आवाज़ में बोली, पंखु, जब आप वहाँ जाएंगी और मनु से मिलेंगी तो उन्हें यह दे देना। शायद इसे देखकर और इसका स्वाद चखकर उन्हें अपनी माँ की याद आ जाए और वह जल्दी हमारे पास लौट आए। लड्डू का डब्बा हाथ में लेते ही पंखुड़ी का मन भारी हो गया, उसका गला रुंध गया। वह मन ही मन भगवान से शिकायत करने लगी,
ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान। जब मन्नू दूसरी बार मुंबई लौटी थी तब भी उसे अपने घर वापस आने में इतना समय लगा था। अपने ही माँ बाप का प्यार पाने के लिए तरसना पड़ा था, और जब उसे सब कुछ मिल गया था तो आपने फिर से उससे सब कुछ छीन लिया। अब तो उसके पास उसकी यादें भी नहीं हैं। अगर वो वापस आ भी गई तो सब कुछ कैसे हैंडल होगा। उसने अपने आंसू छुपाए और गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है माँ, अब मैं निकलती हूँ। दिव्या जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, अब आप आराम से जाइए। कुहू की बिल्कुल चिंता मत करना, यह मैं सब संभाल लूँगी। पंखुड़ी भावुक होकर दिव्या जी के गले लग गई और फिर डब्बे को संभाल कर बाहर निकल गई। वहीं राठौर मेंशन संध्या जी के कमरे का माहौल काफ़ी भारी थी। नूतन जी गुस्से से बोली, मुझे चुप करा देने से सच नहीं बदल जाएगा वेद। आप इन्हें इनके गुनाहों से कितना भी बचा लीजिए, लेकिन जो भी हुआ वो कभी नहीं बदलेगा। उनकी आवाज़ में दर्द भी था और नफरत भी। वेदांश ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि इस वक्त वो सच में बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसकी मुठ्ठियाँ इतनी कस चुकी थी कि हाथों की नसें उभर आई थी। वहीं मनत उसके सीने से लगी हल्की हल्की काँप रही थी। तभी वेदांश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और इस बार उसकी आंखें खतरनाक रूप से जल उठी। दैट्स इनफ मॉम, उसकी भारी ठंडी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने कल ही आपको समझाया था और अभी भी कह रहा हूँ, अगर मेरी पत्नी को किसी की भी वजह से कोई तकलीफ पहुँची तो मैं उस इंसान के लिए सबसे बड़ी तकलीफ बन जाऊँगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और आप इस वक्त मुझे मजबूर कर रही हैं। यह सुनते ही नूतन जी की आंखें फैल गई। उनकी आंखों में वेदांश की बातें सुनकर दर्द उतर आया, क्योंकि आज वेदांश की आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, जुनून था, खतरनाक जुनून। वेदांश ने एक पल के लिए फिर से अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस लेकर खोली और फिर अपनी नज़रें मनत की तरफ मोड़ी। उसने उसे थोड़ा अपने सीने से अलग किया। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, सांसें अभी बिखरी हुई थी। वेदांश ने बहुत गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर धीमी लेकिन बेहद स्थिर आवाज़ में कहा, समझाया था ना आपको। उसने बहुत प्यार से उसके चेहरे के पास आए बाल पीछे किए। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। मनत ने बिना कुछ सोचे धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। शायद इस वक्त उसके दिल को सिर्फ उसी की आवाज़ पर भरोसा था। वेदांश उसके और करीब झुका, फिर बहुत धीमी मगर बेहद गहरी आवाज़ में बोलिए, सब कुछ भूल जाइए, दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनिए। उस एहसास को महसूस कीजिए जो आपका दिल कह रहा है। सब कुछ भूल जाइए, आप सिर्फ मेरी पत्नी हैं, मिसेज मनत वेदांश राठौर। ये शब्द जैसे सीधे मनत के दिल में उतर गए और अगले ही पल एक अजीब सा एहसास उसके अंदर फैल गया। उसके दिमाग का शोर, उसकी बेचैनी, उसका डर, उसके सारे भ्रम सब जैसे एक पल के लिए शांत हो गए, जैसे उसकी बिखरी हुई दुनिया को किसी ने पकड़कर स्थिर कर दिया हो। मनत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इस बार उसे सिर्फ एक एहसास हो रहा था, एक ऐसी ताकत और शांति का जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने एक गहरी और लंबी सांस ली, खुद को पूरी तरह संभाला और नूतन जी को इग्नोर कर एक बार फिर संध्या जी का हाथ थामने के लिए बढ़ी। नूतन जी ने फिर से उसका हाथ झटकना चाहा और गरज कर बोली, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? दूर हटो इनसे। इस बार मनत ना तो डरी ना ही पीछे हटी। उसने अपनी आंखें मूंदने की बजाय नूतन जी की आंखों में सीधे झांका और बड़ी शांति से जवाब दिया, सुनाई तो शायद आपको भी नहीं दे रहा है आंटी। यह सुनते ही नूतन जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो फटी फटी आंखों से मनत को देखने लगी जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वहीं पास खड़े वेदांश के होठों पर एक दबी हुई मुस्कान तैर गई, लेकिन वो खामोश रहा। वो देखना चाहता था कि उसकी शेरनी अब कैसे शिकार करती है। मनत ने अपना लहजा थोड़ा और सख्त किया और कहा, शायद आपको सुनाई नहीं दिया कि आपके बेटे और मेरे पति ने अभी आपसे क्या कहा। मैं इस घर की बहू हूँ, इनकी पत्नी हूँ, और ये जो बेड पर लेटी है ना, मैं इनकी भी बहू हूँ। तो फिर आप किस हक से मुझे रोक रही हैं? नूतन जी को जैसे सांप सूंघ गया हो। वह मनत को हैरानी और नफरत के मिले जुले भाव से देख रही थी। जिस मनत ने आज तक उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, वह आज उन्हें चुनौती दे रही थी। मनत ने बात जारी रखी,
अपने कान का इलाज करवाइए आंटी, आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। नूतन जी की मुठ्ठियाँ भिज गई थी। वह गुस्से से कुछ बोलने की हुई, उससे पहले ही मन्नत ने अपना हाथ दिखा उन्हें रोक दिया और अपनी गहरी आवाज़ में बोली, आप मुझे नहीं रोक सकती हैं, चाह कर भी नहीं, और आइंदा ऐसी कोशिश भी मत कीजिएगा। कहते हुए उसने उन्हें इग्नोर कर दोबारा संध्या जी का हाथ थाम लिया। नूतन जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चीखकर बोली, क्या कहा? हक? कौन सा हक? कैसा हक? तुम किस हक की बात कर रही हो? भूल गई कि 3 साल पहले क्या हुआ था? तुम्हारी वजह से हमने 3 साल पहले जो भी हुआ था। मन्नत ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, उससे हमारे रिश्ते का सच नहीं बदल जाएगा आंटी। और प्लीज़, अगर आपको पुरानी बातें याद ही करनी है तो आप अकेले में बैठकर याद कीजिए ना। मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस घर में मेरा किससे क्या रिश्ता है और मेरी जगह क्या है। मन्नत की आवाज़ में वो अधिकार था जिसे ठुकराना अब नूतन जी के लिए नामुमकिन थी। उन्होंने वेदांश की ओर देखा, जो पत्थर की तरह खामोश और भावहीन चेहरा लिए खड़ा था। बस उसकी गहरी आंखें सब कुछ देख रही थी। नूतन जी के दिल में एक टीस उठी। तभी बाहर से आवाज़ें आई। उनकी बहस सुनकर ओम जी, सावित्री जी, अंगद भी कमरे में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही नूतन जी की नज़र सालू पर पड़ी, उन्हें एक नया हथियार मिल गया। उन्होंने झटके से सालू की कलाई पकड़ी और उसे मन्नत के सामने लाकर खड़ा कर दिया और फिर गरजकर बोली, अपने हक की बात करी हो ना तो सुनो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तुम इस घर की बहू होगी, मेरे बेटे की पत्नी होगी, लेकिन 3 साल पहले ही तुम्हारा हक खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम खुद सब कुछ छोड़कर भाग गई थी। फिर क्यों लौट कर आई हो? उन्होंने सालू की तरफ गर्व से इशारा किया। 3 साल तक दीदी का ख्याल इसने रखा। इस लड़की ने अपनी जिंदगी के 3 साल दीदी की सेवा में समर्पित कर दिए। अगर इस घर और दीदी पर किसी का हक बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सालू का है। इसलिए तुम इसी वक्त इस कमरे से बाहर निकलो। मन्नत ने पहले बड़े सुकून से नूतन जी को देखा, फिर उसकी नज़रें सालू पर टिक गई। सालू के चेहरे पर एक बनावटी बेचारगी थी, लेकिन उसकी मुठ्ठियाँ कसी हुई थी। तभी मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सालू, तुमने मेरी गैर हाजिरी में मेरी सास का इतना ख्याल रखा, जो मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपनी लाइफ के 3 कीमती साल यहाँ दिए और निस्वार्थ भाव से इस घर को संभाला। सालू को लगा कि मन्नत दब गई, लेकिन अगले ही पल मन्नत की आवाज़ बर्फीली और सख्त हो गई। लेकिन अब बस सालू, अब तुम्हारी इस मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस घर की असली बहू, मेरी सास की इकलौती बहू और मेरे पति की असली पत्नी लौट आई है। अब किसी को कुछ भी सोचने या करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सास का ख्याल भी रख सकती हूँ, इस घर के लोगों को सही रास्ते पर ला भी सकती हूँ और अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल भी सकती हूँ। मन्नत की बेबाक अंदाज देख वहाँ मौजूद लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो। वहीं सालू की आंखों में खून उतर आया। उसकी मुठ्ठियाँ इतनी कसी थी कि नाखून हथेलियों में चुभने लगे। मन्नत ने नूतन जी की तरफ मुड़कर चुटकी लेते हुए कहा, और हाँ आंटी, आप कितना बोलेंगी? क्या आपके ताने एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे? अब तो मैं लौट आई हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा करके ताना दीजिएगा। आखिर आपके हर वार का जवाब देने के लिए मुझे भी तो शब्द रेडी करने होंगे। मुझे अभी आपकी तरह जहर उगलने की आदत नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं सीख जाऊंगी। वहीं वेदांश मन्नत के ठीक पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर भले ही दुनिया के लिए एक पत्थर जैसी खामोशी थी, लेकिन उसके मन के भीतर प्रशंसा का समंदर हिलोरे ले रहा था। मन्नत की आवाज़ में जो खनक थी, नूतन जी की आंखों में आंखें डालकर बात करने का जो हौसला था, उसने वेदांश को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसके होठों पर धीमी लेकिन बेहद गहरी मुस्कान फैल गई। वह मन ही मन बोला, वाह जान, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आपकी यादें आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आप आज भी वही मन्नत हो जो मुझे चाहिए थी, निडर, बेबाक और अपने हक के लिए लड़ जाने वाली। उसने मन्नत की मजबूत पीठ को देखा, जो नूतन जी और सालू के सामने एक दीवार बनकर खड़ी थी। उसके मन में एक सुकून भरा एहसास जगा। शायद मेरी इस मन्नत को अब पुरानी यादों की ज़रूरत ही क्या है। पुरानी यादों में तो सिर्फ दर्द, हादसे और नफरत के साए हैं। यह नया रूप, यह नया आत्मविश्वास ही काफ़ी है इस घर के भेड़ियों का शिकार करने के लिए।
आप यादें भूल सकती हो मन्नत, लेकिन अपना वजूद नहीं। फिर उसने सबकी तरफ देखकर बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, अब शायद किसी को यह गलतफहमी नहीं रही होगी कि मेरी पत्नी कमज़ोर है। यह सुनकर सालू की मुठ्ठियाँ और भी कस गई। वहीं नूतन जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन मन्नत वह पहली बार खुद के अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर रही थी, जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। वेदांश ने घड़ी की तरफ देखा और शांति से मन्नत से कहा, चले जान, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। मन्नत ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उसके साथ आगे बढ़ गई, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम अचानक रुक गए। वह धीरे से पलटी और उसकी नज़र सीधा सालू के चेहरे पर जाकर ठहर गई। और वहीं इस वक्त सालू के लिए खुद को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम था। एक तरफ वेदांश था, जिसके सामने वो हमेशा मासूम, भोली और परफेक्ट लड़की बनने की एक्टिंग करती थी, और दूसरी तरफ मन्नत, जिसे देखकर उसके अंदर का जहर धीरे धीरे उबल रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी, मुठ्ठियां इतनी कस चुकी थी कि नाखून हथेलियों में धंस गए थे, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान ला रखी थी। तभी मन्नत ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, सालू, तब तक तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, मैं ऑफिस से लौटकर खुद सब संभालूंगी, लेकिन उससे पहले एक अच्छी केयर टेकर की तरह तुम अपना काम जारी रख सकती हो। मन्नत ने केयर टेकर शब्द पर इतना जोर दिया कि सालू के कलेजे पर सांप लौट गए। उसकी आंखों में अपमान के आंसू और नफरत की आग एक साथ उमड़ पड़ी। वहीं नूतन जी भी गुस्से में अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन मन्नत के इस नए तेवर ने उन्हें जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन इन सब के बीच कोने में खड़ा अंगद पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। वो एकटक दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां से अभी अभी मन्नत गई थी। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, ये क्या था? ये लड़की, ये तो गजब का बवंडर कर गई। अगर इसकी यादाश्त जा चुकी है तो ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? ना तो ये किसी को देखकर घबराई, ना ही इसे कोई बात ट्रिगर हुई। ये तो ऐसे बर्ताव कर रही है जिसे हमें बहुत अच्छे से जानती है। अंगद के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। उसने सोचा, कहीं इसे सब कुछ याद तो नहीं आ गया। हम तो सोच रहे थे कि ये पागल जैसा रिएक्ट करेगी, हम इसे पुरानी बातें याद दिलाकर टॉर्चर करेंगे और ये टूट जाएगी, पर यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। ये तो हमें ही टॉर्चर कर रही है। मुझे उसे फौरन इन्फॉर्म करना होगा। अंगद की परेशानी और माथे पर आया पसीना साफ बता रहा था कि मन्नत का यह नया अवतार उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कमरे से बाहर जाते हुए वेदांश ने उसकी हर बदलती शक्ल, हर घबराहट, हर डर तिरछी नज़र से देख लिया था। और तभी वेदांश के होठों पर एक बेहद रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वही खतरनाक मुस्कान जो सिर्फ तब आती थी जब किंग अपने जाल में किसी शिकारी को फंसते हुए देख रहा होता था। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर निकले, कुछ कदम चलते ही वेदांश की गहरी नज़रें मन्नत के चेहरे पर टिक गई, इतनी गहरी जैसे वह उसके चेहरे से उसके दिल के अंदर तक पढ़ लेना चाहता हो। मन्नत ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वेदांश ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच कहूँ तो मैंने सोचा नहीं था कि आप इस तरह से जवाब देंगी। वाकई एक पल के लिए तो मुझे लगा कि जैसे आपको आपकी। तभी मन्नत ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि मुझे आपकी वो मन्नत बनना है जो निडर थी, बेबाक थी, स्ट्रांग थी। तो मैं बस वही बनी। मैं उन्हें शक में नहीं डाल सकती थी कि मैं असल में आपकी वो मन्नत नहीं हूँ। और सच कहूँ तो मुझे खुद ही नहीं मालूम कि मैंने ये सब किया कैसे। उसकी आंखों में एक पल के लिए उलझन उतर आई। फिर उसने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, मैं नहीं जानती कि आपके परिवार की आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों थी, क्यों वो मन्नत से इतने चिढ़ते हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर आप अपनी मन्नत से प्यार करते हैं तो उसमें कुछ तो खास होगा, और आज उसी खास एहसास ने मुझे इतनी हिम्मत दी। फिर मन्नत ने वेदांश की आंखों में सीधे देखते हुए वादा किया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब पूरे मूड में हूँ। आपकी मॉम ठीक जरूर हो जाएंगी। मैं वादा करती हूँ आपके इस सफ़र में मैं हर कदम पर साथ रहूँगी। जब तक आपकी मॉम को होश नहीं आ जाता, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि खेल खत्म हो, तब तक मैं आपका साथ दूंगी। वेदांश कुछ बोला नहीं। उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, जैसे उसे अपनी पुरानी मन्नत फिर से मिल गई हो। उसने कार का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके अंदर बैठते ही मन्नत के चेहरे से वो मुस्कान धीरे धीरे हट गई और एक गहरी खामोशी छा गई। वह मन ही मन खुद से बोली,
क्योंकि अब सच मुझे भी जानना है। मैं बहुत अपनी यादों से भाग ली, लेकिन जो तस्वीर आज मेरे दिमाग में उभरी है उसे मैं महज भ्रम या झूठ नहीं मानूंगी। अब मैं अपने दिल के एहसास की सुनूंगी। मैं उस सच को जरूर ढूंढूंगी जहां मुझे मेरी पहचान मिले। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज पहली बार मेरे दिल ने मुझसे सवाल किया है कि आखिर मैं हूँ कौन, और मुझे इसका जवाब ढूंढना ही होगा, चाहे मेरा दिमाग ट्रिगर हो या दर्द से फट जाए। पर अब मैं सच ढूंढ कर ही रहूंगी। मन्नत के चेहरे पर अब एक अटूट संकल्प था। तभी वेदांश की एक बार फिर आवाज आई, चले जान। मन्नत ने एक गहरी सांस ली, खुद को पूरी तरह नॉर्मल किया और मुस्कुराते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गई। वहीं राठौर मेंशन के अंदर का माहौल अब किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा था। मन्नत तो चली गई थी, लेकिन सालू के दिल में जो आग वो लगा कर गई थी वो अब पूरे कमरे में तबाही मचा रही थी। सालू अपने कमरे में दाखिल हुई और गुस्से के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके वजूद को किसी ने कुचल दिया हो। पास के टेबल पर रखे पानी के जग को उसने पूरी ताकत से उठाकर नीचे फेंक दिया। कांच के टुकड़ों की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन सालू का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह फनफनाते हुए खुद से बुदबुदाई, आखिर ये मन्नत है क्या? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो सबके सामने मुझे इस तरह से जवाब देगी, मुझे केयर टेकर बोलेगी। और वो नूतन आंटी खुद को पता नहीं क्या समझती थी। अभी तक तो हर बात पर मन्नत को कोसे जा रही थी। उसकी आंखों में जलन उतर आई, लेकिन जैसे ही मन्नत ने जवाब दिया उनकी खुद की आवाज़ बंद हो गई। उसने अपने बाल नोचते हुए दीवार की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन और जलन का मिला जुला भाव था। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो वेदांश जी का बर्ताव था। आखिर वो चुप क्यों थे? कल रात तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्यार में सवाल नहीं करना चाहिए, मुझे इंतज़ार करना चाहिए। तो फिर आज उन्होंने मन्नत को रोका क्यों नहीं? जब वो मेरी बेइज्जती करी थी तब उन्होंने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? सालू की आवाज़ में अब दर्द और नफरत घुल गई थी। मैंने 3 साल उनकी माँ की दिन रात सेवा की। क्या मेरी सेवा की कीमत यही है कि कल अचानक वो लड़की 3 साल बाद टपक जाए और मेरा ही हक, मेरा ही रुतबा मुझसे छीनने की कोशिश करे? उसने आईने के पास जाकर खुद को देखा। आईने में दिख रहा चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो चुका था। उसने अपनी उंगली आईने पर टिकाई और ठंडी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, तुम खुद को शेरनी समझ रही हो ना मन्नत, लेकिन तुम भूल रही हो कि मैं सालू हूँ। तुम्हें इतनी आसानी से तो मैं जीतने नहीं दूंगी। आज तो तुमने अपनी जुबान चला ली, पर देखती हूँ कब तक तुम वेदांश जी के पीछे छुपकर खुद को स्ट्रांग दिखाती हो। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है मन्नत, अभी तो तुमने सालू का असली रूप देखा ही नहीं है। सालू के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई थी, जैसे कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। वहीं हॉल में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। ओम जी, सावित्री जी और नूतन जी तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मन्नत ने जिस तरह पलटकर जवाब दिया था उसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी, और इसकी कई वजह थी। पहली, जब वेदांश मन्नत से नफरत करता था तो पुरानी मन्नत हमेशा नूतन जी के पीछे पीछे घूमती थी, उनकी हर बात मानती थी, सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरह वेदांश का दिल जीत सके। दूसरी, जब राव के चंगुल से वो बचकर मुंबई वापस लौटी थी तब वो पूरी तरह बदली हुई जरूर लगी, लेकिन उसने कभी नूतन जी को जवाब नहीं दिया था। और तीसरी वजह, मन्नत राठौर मेंशन में बहुत कम रहती थी। वह ज़्यादातर वेदांश के साथ फार्म हाउस में रहती थी, इसलिए उसका और नूतन जी का आमना सामना भी बहुत कम होता था। लेकिन आज जो मन्नत उनके सामने खड़ी थी वह उनकी कल्पना से भी परे थी। नूतन जी के अंदर का लावा फूट पड़ा। वह धीरे से बोली, देखा ना डैड, कैसे वो लड़की जवाब दे रही थी। और वेद? उनकी आवाज़ भर आ गई। वेद खामोश खड़े थे। उन्होंने गुस्से से सोफे का किनारा कसकर पकड़ा। उस लड़की ने उनकी माँ की बेइज्जती की और उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। उनकी आंखों में चोट साफ दिखाई दे रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा डैड, वह मेरे वही बेटे हैं जिन्हें मैंने जन्म दिया है। उनके चेहरे पर अब सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी था। और वो लड़की, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि उस लड़की ने इन 3 सालों में सिर्फ इसी बात की ट्रेनिंग ली है कि जब लौटेगी तो मुझे कैसे नीचा दिखाएगी। मेरा तो जी करता है डैड कि मैं अभी जाकर, तो आपको भी क्या ज़रूरत थी उसे इस तरह से बोलने की?
ओम जी की भारी आवाज ने नूतन जी की बात बीच में ही काट दी। नूतन जी हैरानी और गुस्से से अपने डैड को देखी। ओम जी ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, जब वो लौट आई है और वेद ने कल ही सारी बातें साफ कर दी थी तो आपको उससे उलझने की क्या ही जरूरत थी। नूतन जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, ये आप कह रहे हैं डैड? आप भूल गए उस लड़की की वजह से क्या क्या हुआ है, हमने क्या खोया है? तभी सावित्री जी, जो अब तक खामोश थी, बहुत ही थके हुए स्वर में बोली, अब जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो चीज़ हमारे हाथ में ना हो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी संध्या को ठीक हो जाने दो। जो भी फैसला होगा उसके होश में आने के बाद ही होगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, तब तक इस घर में शांति बनाए रखो। हम भी अब थक गए हैं इस रोज रोज के नए ड्रामों से। जब वो नहीं थी तब भी तमाशे थे और अब वो आ गई तब भी तमाशा ही हो रहा है। बस करो अब। हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया हो। वहीं वेदांश और मन्नत कार में थे। कार की रफ्तार सड़क पर तेज थी लेकिन अंदर का माहौल अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। मन्नत असामान्य रूप से शांत थी। वह अभी भी संध्या जी के बारे में सोच रही थी। उनकी आंखें, उनका स्पर्श, वह अपनापन और फिर अचानक वही नफरत भरे शब्द। उसका दिल अभी भी उलझा हुआ था। वहीं वेदांश की तिरछी नजरें बीच बीच में मन्नत के चेहरे पर टिक जाती थी। वह भी जानबूझकर खामोश था क्योंकि वह समझ रहा था कि इस वक्त मन्नत के दिल और दिमाग में कितने सवाल चल रहे हैं, लेकिन वह उसे रोकना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि इस बार मन्नत खुद अपनी सच्चाई तक पहुँचे, खुद अपनी पहचान महसूस करे, क्योंकि अब सिर्फ यादें लौटाना जरूरी नहीं था, जरूरी था उसका खुद को पहचानना। तभी मन्नत ने गहरी सांस ली और जैसे ही उसकी नज़र खिड़की के बाहर सड़क किनारे लगे एक चाट के स्टॉल पर पड़ी जहां ताज़ा ताज़ा गोलगप्पे सजाए जा रहे थे, उसे देखते ही मन्नत अचानक चहक उठी। वो सब कुछ जैसे भूल गई हो जो कुछ देर पहले उसके दिमाग में चल रहे थे। रोकिए, कार रोकिए, उसने चहककर कहा। वेदांश ने चौंक कर पूछा, क्या बात है, कुछ काम है क्या? मन्नत ने उत्साह में कहा, सर प्लीज़ गाड़ी रोकिए ना। वेदांश ने गाड़ी साइड में लगाई और अपनी गहरी जांचती हुई नज़रों से मन्नत को देखते हुए बोला, क्या बात है, आप ठीक तो है ना? मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा मूड और भी ज़्यादा ठीक करने के लिए मुझे प्लीज़ गोलगप्पे खाने हैं। यह सुनते ही वेदांश की भवें तन गई। उसने बेहद हैरानी से पूछा, आपका दिमाग तो ठीक है ना? सुबह सुबह गोलगप्पे कौन खाता है जान, और वो भी बाहर सड़क किनारे? नहीं नहीं, यह सब नहीं चलेगा। मैं खाती हूँ सर, मन्नत ने तुरंत जवाब दिया, और अभी खाऊंगी, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वेदांश ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बाहर का कुछ नहीं खाना है आपको, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मन्नत ने भव्य सिकोड़ते हुए कहा, आपको कैसे मालूम कि बाहर के खाने से मेरी तबीयत खराब होगी? वेदांश कुछ पल उसे देखता रह गया। उसे साफ याद आया वह बारिश वाला दिन, कैसे मन्नत ने उसकी लाख मना करने के बावजूद सड़क किनारे खड़े होकर गोलगप्पे पर टूट पड़ी थी और फिर रात भर उल्टियाँ करते करते उसकी हालत खराब हो गई थी। उस दिन वेदांश इतना गुस्सा हुआ था कि पूरा घर सिर पर उठा लिया था, लेकिन मन्नत तब भी हंस रही थी। उसके कोल्ड एक्सप्रेशन का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा था। वही याद आते ही वेदांश की नज़रें थोड़ी नरम पड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और सख्त आवाज़ में बोला, क्योंकि मुझे पता है आप लिमिट में नहीं खाते। मन्नत हैरानी से उसे देखने लगी। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे पहले भी मुझे जानते थे। वेदांश तुरंत खामोश हो गया। मन्नत की नज़रें अब और गहरी हो चुकी थी। सच सच बताइए सर, क्या आपकी मन्नत भी गोलगप्पे की दीवानी थी? वेदांश हल्का सा मुस्कुराया। दीवानी नहीं, पागल थी। मन्नत के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। तो फिर समझिए कि मैं भी वैसी ही हूँ और उसी वजह से आपकी तबीयत खराब होगी, वेदांश ने तुरंत जवाब दिया। मन्नत ने फिर मुंह फुला लिया। देखिए सर, मैं 24 घंटे भी गोलगप्पा खाऊंगी ना तब भी मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, इसलिए मुझे तो खाना है, अभी और इसी वक्त खाना है। बहुत दिन हो गए, जब से मुंबई आई हूँ तब से मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। जब मैं उदयपुर में थी तो अम्मू के साथ खूब सारे गोलगप्पे खाती थी और मेरी तबीयत खराब नहीं होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, प्लीज़ खाने दीजिए ना। वेदांश ने एक गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, नहीं का मतलब नहीं, आप बाहर के गोलगप्पे नहीं खाएंगी। मन्नत ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, और आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपके पैसे से थोड़ी खा रही हूँ, अपने पैसे से खाऊंगी।
वेदांश ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले कहा, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप गोलगप्पे नहीं खाएंगी मतलब नहीं खाएंगी। मन्नत ने तिरछी नजरों से उसे देखा। सोच लीजिए। दोनों एक दूसरे को पूरी टसन से देखने लगे। वेदांश राठौर सोचता नहीं है। वेदांश धीमी लेकिन रौबदार आवाज में कहा, डिसाइड करता है जो मैंने कर लिया। मन्नत उसे घूरने लगी। आप बहुत खड़ूस हैं और आप बहुत जिद्दी है, वेदांश ने कहा। तो फिर परफेक्ट मैच हुआ ना सर। मन्नत के मुंह से अनजाने में निकल गया। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो गए। मन्नत खुद भी चौंक गई थी कि उसने क्या बोल दिया। वही वेदांश उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे उसके लिए यही एक लाइन पूरी दुनिया हो। लेकिन मन्नत भी कहाँ मानने वाली थी। उसने जिद में कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह सीट से उठ भी नहीं पाई थी। वेदांश ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मन्नत सीधे आकर वेदांश के मजबूत सीने से टकराई। उस पल में दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। वेदांश की गहरी इंटेंस नजरें मन्नत के होठों और चेहरे पर टिक गई। वही मन्नत घबराकर उससे घूरते हुए बोली, आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं ना सर, लेकिन इस वक्त मुझे सच में गोलगप्पे खाने हैं। मन्नत का चेहरा उतर गया था। अभी तक जो आंखें चमक रही थी वह पूरी तरह मायूस हो चुकी थी। वेदांश ने उसके चेहरे के और करीब झुकते हुए कहा, ठीक है, आपको गोलगप्पे खाने हैं ना? हम ऑफिस चल रहे हैं, मैं वहाँ के कैफेटेरिया से कह दूंगा, वो आपके लिए हाइजेनिक गोलगप्पे बनाकर दे देगा, लेकिन आप बाहर स्टॉल के तो नहीं खाएंगी। मन्नत ने चिढ़कर कहा, नहीं, मुझे स्टॉल वाले ही खाने हैं। उसमें जो तीखा और खट्टा टेस्ट होता है ना, वो आपके 5 स्टार कैफेटेरिया में कहीं नहीं मिलेगा। वेदांश हल्का सा मुस्कुराया, और उसमें जो बीमारी मिलती है वो भी कहीं नहीं मिलती। मन्नत ने उससे घूरा, आपको न मेरी छोटी छोटी खुशियों से बहुत प्रॉब्लम है ना सर? नहीं, मुझे आपकी तबीयत खराब होने से प्रॉब्लम है। यह सुनते ही मन्नत कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसका दिल एक अजीब सी गर्माहट से भर गया। वो धीरे से बड़बड़ाई, ऐसे केयर करते हैं जैसे सच में मेरे पति हो। लेकिन यह सोचकर ही उसके होठों पर मीठी मुस्कान तर गई थी। वहीं वेदांश ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, पहली बात, मैं आपको गोलगप्पे खाने की इजाज़त दे रहा हूँ, यही बहुत है। तो मेरी शर्त तो माननी ही होगी, वरना आप सोच लीजिए, मैं तो गाड़ी यहाँ नहीं रोकने वाला हूँ। कहते ही उसने चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मन्नत ने घबराकर गियर पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वेदांश ने एक झटके में उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ी और उसे उठाकर सीधे अपनी गोद में बैठा लिया। मन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है सर? क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे अपनी सीट पर बैठने दीजिए। वेदांश ने कार को आगे बढ़ाते हुए एक बेहद कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, मौका तो दिया था ना मैंने, लेकिन आपको ही मुझसे उलझने का शौक था, तो अब पनिशमेंट तो बनती है ना जान। ये कहते हुए उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। मन्नत अपनी सीट पर वापस जाने की बजाय उसकी गोद में सिमटी रह गई और गुस्से में गाल फुलाकर उसे घूरती रही, जबकि वेदांश के चेहरे पर वह बड़ी सी मुस्कान साफ बता रही थी कि मन्नत के इस नादान जिद ने उसका दिन बना दिया था। वहीं डोमिनियन एंटरप्राइजेस के आलिशान कॉरिडोर में लूना बेहद तेजी से अंदर की तरफ भाग रही थी। उसका पूरा ध्यान अमृता से मिलने की जल्दी पर था। तभी अचानक मोड़ पर वह सामने से आ रहे मयंक से जोर से टकरा गई। लूना का संतुलन बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि मयंक ने अपनी चीते जैसी फुर्ती दिखाई। उसने तुरंत आगे बढ़कर लूना को गिरने से संभाला। मयंक का एक मजबूत हाथ लूना की कमर पर था और दूसरा उसके कंधे पर। उसने लूना को सीधा खड़ा करते हुए शरारत से कहा, इतनी भी क्या जल्दी है लूना? तुम तो ऐसे भाग रही हो जैसे तुम्हारी कोई ट्रेन या फ्लाइट छूट रही हो। लूना ने हाँफते हुए एक गहरी सांस ली और अपने बिखरे बाल संभालते हुए कहा, बॉस, आप तो जानते ही हैं ना, क्वीन के आने से पहले मुझे अमृता को जाकर सारी बातें समझानी है, इसलिए मुझे इतनी जल्दी है क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। अब तक तो वो ऑफिस भी आ चुकी होगी। मयंक का हाथ अभी भी लूना की कमर पर ही टिका हुआ था। वह बोला, हाँ, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। वहीं दूर खड़ी जैस्मीन की नज़रें जैसे ही मयंक के उन हाथों पर पड़ी जो लूना की कमर को घेरे हुए थे, उसकी आंखों में अंगारे दहक उठे। आज पहली बार जैस्मीन के दिल में मयंक को किसी और लड़की के इतने करीब देखकर एक भयानक जलन महसूस हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झटक दिया और मन ही मन कहा, नहीं, मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? मयंक सर किसी के भी करीब जाए, मुझे क्या मतलब?
और मुझे अच्छे से पता है कि सर और लूना के बीच ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रोफेशनल है। लेकिन एक ही मिनट, अगर लूना और मयंक सर पास है तो मेरे कलेजे में ये आग क्यों लग रही है? नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? जैस्मिन अपनी इस जलन को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों की वह तरफ लूना ने देख ली थी। लूना जो मयंक से बात करी थी, उसकी नज़र जैसे जैस्मिन के गुस्से से तमतमाए चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। मयंक ने लूना के चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान देखकर अपनी भवें सिकोरी और पूछा, अब तुम ऐसे अचानक क्यों मुस्कुरा रही हो? लूना ने मयंक की आंखों में देखते हुए दबी आवाज में कहा, बॉस, मैं आपका काम बना रही हूँ। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। लूना के इशारे पर मयंक ने जैसे ही तिरछी नज़र से जैस्मिन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर उसे साफ साफ जलन और गुस्सा दिखाई दिया। मयंक के चेहरे पर एक पल के लिए चमक आई और वह झेप कर लूना की कमर से अपना हाथ हटाना ही चाहता था कि लूना ने फुर्ती से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी कमर पर ही रहने दिया। मयंक की भवें सिकुड़ गई। तभी लूना ने मयंक के कान के पास झुककर बेहद धीमे से कहा, बॉस रुकिए, हाथ मत हटाइए। जब लड़की इस तरह जलती है ना तो समझ लीजिए कि बात आगे बढ़ रही है। आपकी ये सेक्रेटरी मैडम आपके प्यार में पड़ चुकी हैं, बस मान नहीं रही हैं। थोड़े मज़े और लेने दीजिए। मयंक लूना की इस अकल पर हैरान भी था और खुश भी। वह वहीं रुक गया और जैस्मिन को चिढ़ाने के लिए लूना की तरफ देखकर और जोर से मुस्कुराने लगा, जिससे जैस्मिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी मयंक ने फिर धीरे से कहा, जल तो बहुत रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी दिलरुबा को जलाने के चक्कर में उन्हें हट कर दूं, इसलिए अब बहुत हो गया। लूना ने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ दिया और बोली, इट्स ओके बॉस, आगे कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। वैसे भी लड़कियों को लड़कियां ही बेहतर जला सकती है। तभी अचानक कॉरिडोर में एक भारी और सख्त आवाज़ गूंजी, ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? सबने झटके से अपनी नजरें घुमाई। सामने कबीर खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही कोल्ड एक्सप्रेशन थे। कबीर को देखते ही लूना तुरंत अलर्ट मोड में आ गई। वहीं कबीर सधे हुए कदमों से उनके पास आया और लूना की तरफ देखकर बोला, ये क्या चल रहा है लूना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त अमृता के पास होना चाहिए था। लूना ने तुरंत सिर झुकाया, जी बॉस, मैं बस अभी जा रही हूँ। ये कहकर लूना तेजी से वहां से निकल गई। उसके जाते ही मयंक ने कबीर को देखकर मजाकिया लहजे में कहा, यार कबीर, तू ऑफिस का काम छोड़कर हमेशा कॉरिडोर में क्या पहरेदारी करता रहता है? खैर, तू अब पहरेदारी कर, अब मुझे अपनी रूठी हुई जैस्मिन को मनाने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना होगा। ये कहते हुए मयंक भी जैस्मिन के पीछे चला गया। उसके जाते ही कबीर की आंखें सामने वाले वीआईपी एंट्रेंस पर टिक गई, जहाँ से पंखुड़ी अंदर आ रही थी। पंखुड़ी के हाथ में वही बेसन के लड्डुओं का छोटा बॉक्स था। उसे देखते ही कबीर की भवें सिकुड़ गई। वह तुरंत तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। पंखुड़ी ने भी जैसे ही कबीर को देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी चमक आ गई। वह भागती हुई उसके पास आई और बिना रुके उत्सुकता से बोली, कबीर, मनु आ गई क्या? वह अंदर ही है ना? कबीर ने अपनी आवाज़ में पूरी शक्ति लाते हुए कहा, वाइफी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपको साफ मना किया था ना कि यहाँ मत आना। पंखुड़ी ने भी अपना मुंह फुलाया और जिद भरे लहजे में कहा, तो आपने मना किया तो क्या मैं मान जाऊँ? मुझे मनु से मिलना है और मैं सिर्फ उसी से मिलने यहाँ आई हूँ। कबीर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और तेज कदमों से अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। कबीर, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। लेकिन कबीर बिना रुके उसे लेकर आगे बढ़ता रहा। वह पंखुड़ी को सीधा अपने केबिन के अंदर लेकर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कबीर की इस जबरदस्ती पर पंखुड़ी ने अपना मुंह बुरी तरह बनाते हुए शिकायत की, यह क्या है कबीर? मैं मनु से मिलने आई हूँ, तो आप मुझे अपने केबिन में इस तरह खींचकर क्यों लेकर आ गए? कबीर ने अपनी आवाज़ को थोड़ा और सख्त किया, पर उसकी आंखों में पंखुड़ी के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। वह बोला, आप अच्छी तरह से जानती हैं वाइफी कि मैंने आपको यहाँ आने से मना क्यों किया था, फिर भी आप आ गई। मनु कियारा की बरसी पर शेखावत मेंशन आने वाली है, तो उससे पहले आपको यहाँ इतनी जल्दीबाजी में मिलने आने की क्या ज़रूरत थी? पंखुड़ी का गला थोड़ा भर गया। उसने हाथ में पकड़े बेसन के लड्डू के डब्बे को कसकर भींचते हुए कहा, क्योंकि मुझे उनसे मिलना था कबीर, मैं उसे मिस कर रही थी। 3 साल हो गए उसे देखने का, उससे गले लगाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज़ कबीर, मुझे बस एक बार उससे मिलने दीजिए ना। कबीर ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। वो पंखुड़ी की इस तरफ को समझ रहा था।
उसने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों की हथेलियों में पंखुड़ी का चेहरा थाम लिया। कबीर का वो कड़क और कोल्ड अंदाज पंखुड़ी के सामने आते ही एकदम पिघल जाता था। उसने बहुत ही धीमे और एहसास भरे स्वर में कहा, आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आप जानती हो ना कि इस वक्त वो आपको नहीं पहचानेंगी। जब वो आपको अजनबियों की तरह देखेंगी तो आपको बहुत तकलीफ होगी और मैं आपको उस तकलीफ में टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ। पंखुड़ी ने कबीर के हाथों को अपने हाथ में रखे और रोनी सूरत बनाकर बोली, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी कबीर, सच में, और आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मुझ पर सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं खुद को संभाल लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दीजिए। कबीर ने उसकी आंखों में छुपी उस अटूट उम्मीद को देखा और पूछा, यानी आप मेरी एक नहीं मानेंगी? पंखुड़ी ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, जब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो मैं अपनी मनु से मिलकर ही जाऊँगी। प्लीज़ कबीर, मुझे मिलने दीजिए ना। कबीर अब उसकी इस मासूम जिद के आगे पूरी तरह हार चुका था। उसने एक थकी हुई पर प्यारी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं कुछ ही देर में आपको वेदांश के केबिन में लेकर चलूँगा। असल में वो अभी तक ऑफिस के इस फ्लोर पर पहुँचे नहीं हैं। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो मैं आपको लेकर चलूँगा। यह सुनते ही पंखुड़ी के चेहरे पर दुनिया भर की खुशी आ गई और वह उछलकर बोली, थैंक यू सो मच कबीर, एंड आई लव यू। कबीर ने उसे खुद के करीब खींचा। उसके माथे को सहलाते हुए वह हल्का सा किस किया और बेहद प्यार से फुसफुसाया, आपकी जिद के आगे ना मुझे हमेशा हारना ही पड़ता है वाइफी। ये सुनकर पंखुड़ी के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। वहीं वेदांश की कार आकर सीधे डोमिनियन एंटरप्राइजेस के पोर्च में रुकी। पूरे रास्ते मन्नत उसे गुस्से से घूरती हुई आई थी। वहीं वेदांश ऐसे ड्राइव कर रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। कार रुकते ही वेदांश ने इंजन बंद किया और आराम से उसकी तरफ देखकर बोला, अब क्या आप खुद मेरी गोद से उतरेंगी? मन्नत ने उसे और जोर से घूरा और कहा, नया ड्रामा मत शुरू कीजिए सर, मैं आपकी गोद में अपनी मर्जी से नहीं बैठी थी, आपने जबरदस्ती बैठाया था। वेदांश उसके और करीब झुकते हुए धीमी आवाज में बोला, तो अब मैं प्यार से कह रहा हूँ, उतर जाइए, वरना मुझे आपको अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जाना पड़ेगा। फिर सोच लीजिए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह सुनते ही मन्नत की आंखें फैल गई। हे माता रानी, ये आदमी तो सच में कुछ भी कर सकता है। वह तुरंत उसकी गोद से उतर गई क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऑफिस के सारे लोग उसे वेदांश की बाहों में देखें। वहीं उसकी फुर्ती देखकर वेदांश के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे मन्नत की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों वीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर शहर के एक बेहद महंगे और अंधेरे क्लब के कोने वाले वीआईपी बूथ पर अंगद बैठा हुआ था। लाउड म्यूजिक और करकती लाइटों के बीच उसका चेहरा घबराहट और बेसब्री से तमतमा रहा था। वह बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहा था। तभी एक साया बेहद खामोशी से आया और अंगद के ठीक सामने वाली आलीशान चेयर पर आकर बैठ गया। वो साया सिर से लेकर पैर तक काले कपड़ों और नकाब में पूरी तरह ढका हुआ था। सिर्फ उसकी दो बर्फीली और सातिर आंखें बाहर दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही अंगद के बुझते चेहरे पर अचानक चमक लौट आई। वह तुरंत आगे झुका और खींचते हुए बोला, मैं पूरे 2 घंटे से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब जाकर तुम्हें आने का वक्त मिला है। नकाबपोश की आंखें अंगद के चेहरे पर टिक गई। उसने बेहद ठंडी, भारी और सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ अंगद, यह मत भूलो। 2 घंटे क्या, अगर तुम्हें 200 घंटे भी मेरा इंतजार करना पड़ता ना तो तुम्हें यहीं बैठकर करना होता। अब सीधे मुद्दे पर आओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अंगद को उसकी उस टोन पर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, पर वह जानता था कि इस वक्त नकाबपोश का हाथ उसके सिर पर होना कितना जरूरी है। उसने अपने गुस्से को घुट की तरह निगला और कहा, वह मन्नत, वह वापस राठौर मेंशन आ गई है। नकाबपोश ने अपनी चेयर पर पीछे होते हुए बेरुखी से कहा, तो जो तुम्हें कहा गया है वह करो, इसमें मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? अंगद ने चिढ़ते हुए अपनी मुट्ठी टेबल पर मारी और कहा, यही तो बात है, वह वापस तो आ गई है, लेकिन कहीं से भी उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी याददाश्त चली गई है। आज सुबह उसने राठौर मेंशन में जो बवाल मचाया है ना, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता है कि वो सब कुछ भूल चुकी है। मुझे तो पूरा शक है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजर है। यह सुनते ही नकाबपोश की भवें बुरी तरह सिकुड़ गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए खौफ उतरा, पर उसने तुरंत उसे दबाते हुए तीखे स्वर में कहा, इम्पॉसिबल।
मनत को जो ड्रग दिया गया था उसके रहते उसकी यादें कभी वापस नहीं लौट सकती है। जब तक उस ड्रग का एंटीडोट नहीं बन जाता या जब तक उस दवा का असर उसके दिमाग के अंदर से पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकती है। यह साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। वह कुछ पल ठहरा, फिर उसने अंगद को घूरते हुए आगे कहा, या तो कुदरती तौर पर उसकी यादें अचानक किसी बहुत बड़े झटके से वापस आए, और मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसा कोई सहारा मिला होगा जिससे उसकी यादें वापस लौट जाए। अंगद ने अपना सिर पकड़ा और परेशान होकर बोला, देखो, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैंने तुम्हें बता दिया। उसने एक बार भी मुझे या राठौर मेंशन में किसी को भी देखकर कोई अजीब रिएक्ट नहीं किया, न ही उसकी यादें कहीं ट्रिगर होती दिखी। वह बिल्कुल नॉर्मल थी। बल्कि उसने आज नूतन को जो पलटकर जवाब दिया है ना, वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं पक्का कह रहा हूँ कि उसकी यादें वापस लौट चुकी है और वह हम सबका भंडाफोड़ करने के लिए ही वापस लौटी है। अंगद की सांसें तेज हो रही थी। उसने डरते हुए अपना सबसे बड़ा खौफ जाहिर किया। मैं तो यह सोचकर काँप रहा हूँ कि कहीं उसने वेदांश को कुछ बता दिया तो मेरा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। वह मुझे जिंदा दफन कर देगा। नकाबपोश कुछ पलों के लिए गहरी और खौफनाक खामोशी में डूब गया। क्लब के शोर के बीच उसकी सांसों की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। उसने अपनी उंगलियों को टेबल पर थपथपाया और मन ही मन सोचने लगा, क्या वाकई मनत नाटक कर रही है या वेदांश कोई खेल खेल रहा है, वो भी बहुत ही होशियारी से। लेकिन किंग, चाहे तुम कोई भी खेल खेलो, इस बार तुम फंसोगे, हम नहीं। उसके चेहरे पर एक बार फिर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। मनत को देखकर अंगद डर चुका था, लेकिन असली खौफ तो उस नकाबपोश की आंखों में उतर आया था, क्योंकि अगर मनत की यादें सच में वापस आ गई तो सिर्फ एक राज नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद होने वाली थी। और अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या वेदांश सच जानता है या वो खुद सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।